हाँ, तो बच्चों देखिए हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर जो करना है वो है नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए आज के लेक्चर में, ये लेक्चर 1 है, इसमें जो चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं, वेट ए मिनट, वो है हमारा करंट कैरियर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इम्पॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है, मोबिलिटी क्या होता है, ओम्स लॉ तो खैर ये बच्चों का आपको पता ही होगा, बच्चे का खेल है ये। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, डायरेक्शन ऑफ ओम्स लॉ फॉर ये बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर 2-3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ओके, करंट डेंसिटी देख लेंगे, कंडक्टेंस आपने सुना होगा, कंडक्टिविटी देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पर अभी मेंशन है, जो आपको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिखाई दे रही है ना, ये सब आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों को पढ़ना है वो है करंट कैरियर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं करंट कैरियर। देखिए, तो देखिए सबसे पहली बात करंट कैरियर। तो ये करंट कैरियर होता क्या है, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, क्योंकि वैसे भी मैं बोल दूंगा, आप समझ जाइएगा ये क्या लिखा है करंट कैरियर। अब देखिए बच्चों, बचपन से मतलब वही 7th 8 वहाँ आपने पढ़ा था, ये जो वायर होता है ना, कोई भी अगर वायर है तो इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराता है, तो ये तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन कराता था। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो जो फ्री होता है। ठीक है, फ्री कौन होता है, वही जो लूजली बॉन्डेड होता है। तो लूजली बॉन्डेड कौन होता है, जो लूज कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, खैर छोड़िए, वो अलग बात है। देखिए कोई भी मेटल जो, जैसे आपने आयरन का एक ले लिया, ये मान लेते हैं चलिए कॉपर होगा, या में भी आयरन होगा। तो अगर कॉपर है तो कॉपर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो होता होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते होंगे। ठीक है, 2 3 4 जितने हो मुझे पता नहीं, होते हैं। ठीक है, देखिए कॉपर की जो एटॉमिक नंबर है ना वो 29 होती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये कॉपर का पूरा वायर बना हुआ है, तो बाहर में हो सकता है कि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में, ये जो है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में उतना नहीं रहने वाले। तो यही है वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। होगा क्या कि इस वायर में, देखिए अगर मैं थोड़ा इस वायर को बड़ा करके आपको दिखाऊं, मैं मान लेता हूँ चलिए एक कॉपर है और उसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके चारों तरफ घूम रहा है। बगल में भी एक कॉपर है, उसका चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, तो होगा ऐसे ना कि जैसे ही आप बैटरी लगाइएगा, देखिए ये तो है वायर, ये तो है वायर, और आपने क्या किया है, इस वायर को इधर बैटरी से अटैच कर दिया है। ओके, ऐसे बैटरी से अटैच कर दिया है। तो ये है पॉजिटिव एंड और ये है नेगेटिव एंड। तो ये तो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होने के कारण पूरा एंड पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव एंड से कनेक्ट होने के कारण नेगेटिवली चार्ज, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। बताइए, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो सीधा इधर मूव करेगा ना, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है। ओके, तो ये मूव कर जाएगा, तो ये तो बेचारा हो जाएगा भिखारी। कहने का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो फिर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, तो ऐसा तो होता नहीं है। दरअसल ये जैसे ही अपने शेल को छोड़कर जंप करेगा ना, अगले वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा और ये दोनों एक साथ होगा साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये साइमल्टेनियसली होगा, समझे, बिल्कुल एक साथ। जैसे ही यहाँ से निकला वैसे ही यहाँ एंटर किया। ठीक है, और ये जैसे ही यहाँ से निकला, इससे पिछले वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ओके, तो सॉलिड कंडक्टर में कौन है करंट कैरियर,
तो अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, अब मॉल्टन स्टेट में देखते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। मॉल्टन स्टेट में देखिए, ये बच्चों वाली चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है आपको पता ही है, तो फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अगर हम मॉल्टन स्टेट में देखें तो मॉल्टन स्टेट में कौन होगा करंट कैरियर? तो वो होते हैं आयंस। ओके, मॉल्टन स्टेट में कौन होते हैं? आयंस। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर एक, मान लेते हैं अगर आप प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करानी होती थी। ओके, आप क्या करते थे? इसको पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव एंड से जोड़ दिया। तो वहाँ पे बुक में लिखा रहता था कि हम इसमें 1 या 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 2 ड्रॉप क्या डाल देते थे? कोई भी एक एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, या फिर H2SO4 डाल दिया, या नहीं तो कुछ नहीं तो भाई सॉल्ट ही डाल दो ना, कॉमन सॉल्ट NaCl। ये जाएगा यहाँ पर और कैसे? Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। यही चार्ज, ये आयन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते थे, समझे? क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। एकदम प्योर, प्योर मतलब उसमें थोड़ा सा भी सॉल्ट नहीं है, बिल्कुल इतना सा भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो मिनरल की बात करते हैं ना, वो मिनरल है ही नहीं इसमें, बिल्कुल डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर। तो वैसा वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कराता है मॉल्टन स्टेट में? ये आयंस कराते हैं। ओके, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस बोथ। ओके, तो ये है करंट कैरियर्स। ओके, इन्हें बोला जाता है करंट कैरियर्स। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, आगे जो हमें देखना है वो है EMF ऑफ ए सेल वर्सेस वोल्टेज। ओके, तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है EMF ऑफ ए सेल वर्सेस वोल्टेज। EMF, देखिए एक चीज़ बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वेट अ मिनट। देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सॉलिड स्टेट में कौन कराता है? ये इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं, फ्री इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ओके, लिक्विड स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में कौन कराता है? आयंस कराते हैं। एक और स्टेट होता है, वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अब आप सोचेंगे अरे बाप रे, ये तो पहली बार सुन रहा है, ऐसा कैसे होता है? याद कीजिए, जो क्लाउड होते हैं, आप सोचिए जब इनसे बिजली गिरती है तो ये बिजली हवा से होते हुए कैसे ज़मीन पे आ जाती है? आपने कभी सोचा है? हवा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, फिर ये कैसे क्लाउड से बिजली ज़मीन तक कैसे आ जाती है? दरअसल गैसेस उस समय इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। कैसे? तो बहुत जब हाई पोटेंशियल होता है ना, शायद आपको पता नहीं है, जो बिजली गिरती है ना, ये जो थंडरिंग होती है, लाइटनिंग, ये 5 लाख वोल्ट, 5 लाख वोल्ट तक की इसमें पोटेंशियल होती है। 5 लाख वोल्ट तक, समझ सकते हैं। घर में 220 वोल्ट का झटका लगता है तो हम ज़मीन चाटने लगते हैं, और यहाँ पे 5 लाख वोल्ट। अब आप सोच सकते हैं किसी इंसान पे अगर इतनी बिजली गिरी तो उसका तो बचने का चांस ही नहीं है, कोई कफन दफन का भी चांस नहीं है, समझे? इसलिए बहुत हाई पोटेंशियल पे क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। ये पूरा तो गैस ही है ना, हवा है। तो वो होता कैसे है? यहाँ पे सारे के सारे गैस क्या होते हैं ना, आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ओके, तो गैसेस को आयोनाइज कैसे किया जा सकता है? 2 तरीके से। हाई पोटेंशियल आप दे दीजिए, हाई वोल्टेज। ओके, दूसरा एक्सपोजर टू एक्सरे। अगर आप एक्सरे में भी किसी गैस को खुला छोड़ देंगे ना, एक्सपोजर टू एक्सरे, तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। ओके, तो एक्सरे में एक्सपोजर होने पर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। तो ये गैसेस स्टेट में है। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है, बस 2 तरीके से आप जान लीजिए। गैसेस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जनरल जो प्रूफ है, प्रूफ क्या है? थंडरिंग, ये प्रूफ है आपका। ठीक है, मॉल्टन स्टेट में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें कवर करना है, वो है EMF वर्सेस वोल्टेज। देखिए बच्चों, 2 चीज़ें हैं, EMF और वोल्टेज। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो
मोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है, ऐसा यूनिट ये वोल्ट में ही मेजर किया जाता है। ओके, और ये भी इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, दोनों वोल्ट में ही मेजर किया जाता है। लेकिन ये है क्या, डिफरेंस क्या है? तो फिर देखिए, एकदम बैटरी नया नया आप खरीद के लाते हैं ना, जो सेल होता है, याद कीजिए आप, ऐसा कुछ पेंसिल बैटरी मार्केट से खरीद के लाते हैं घड़ी में लगाने के लिए, आपकी जो वॉल क्लॉक होती है दीवार घड़ी, उसमें लगाने के लिए लाते हैं दीवार घड़ी में। ये जब बिल्कुल नया होता है ना, जब इससे जीरो और नो करंट लिया जाता है, जब जीरो करंट और नो करंट लिया जा रहा हो, तब जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है ईएमएफ। समझे? और एक बार भी अगर आपने इससे वोल्टेज ले लिया ना, एक बार भी, उसके बाद जो ये वोल्टेज बताएगा ना, उसके बाद जो इसमें पोटेंशियल होगा, जो 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 वोल्टेज इसके अंदर होगा, उससे वो कहते हैं वोल्टेज। ओके, तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही कहलाता है ईएमएफ। समझे? एकदम उस समय। और एक बार भी आपने अगर इसको ना, अगर किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया ना, किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया और बल्ब जल उठा, तो फिर तो भैया इसका तो थोड़ा एनर्जी कम हो जाएगा, अंदर से एनर्जी गया बाहर। तो उसके बाद आप जो भी वोल्टेज मेजर करेंगे वो सिंपल एक वोल्टेज ही कहलाता है। ओके, तो ये डिफरेंस है ईएमएफ में और वोल्टेज में। ठीक है, ईएमएफ क्या है? व्हेन नो और वेरी लिटिल करंट इज टेकन फ्रॉम a cell, from a newly constructed cell, then the potential difference across positive and negative terminal is called EMF। और उसके बाद एक बार भी अगर आपने ले लिया वोल्टेज, तो फिर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस फिर आप मेजर करेंगे वो कहलाएगा वोल्टेज। ओके, तो ये छोटी सी कहानी है ईएमएफ और वोल्टेज की। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं। ओके, तो ये एक मार्क्स में आप डेफिनेशन लिख दीजिए और दूसरे मार्क्स में आप क्या कीजिए, दूसरे में आप इसका ऐसा यूनिट लिख दीजिए। अच्छा, इट हैज़ ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट, इट ऑल्सो हैज़ ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट। ठीक है, फिगर ड्रॉ करना है तो कर दीजिए। तो इस तरीके से ये सेकेंड। जो थर्ड टॉपिक हमें कंप्लीट कर, देखिए बच्चे, जो थर्ड टॉपिक हमें क्लियर कवर करनी है ना, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम शॉर्ट में वी डी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, देखिए, जैसे जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है आपका। इस कंडक्टर को आपने इस तरफ से भी जोड़ दिया एक वोल्टेज सोर्स से, मतलब सेल से, और दूसरे एंड को भी जोड़ दिया सेल से। ओके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर मूव करना शुरू करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन बस सीधा चला जाएगा, हाँ बीच में कोई नहीं है, एकदम मस्त मस्त मौला निकले, गाड़ी पे बैठा है, पहुंच गए इधर? ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन जिसका भी है वो पूरा का पूरा एटम होगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ये एटम का सेंटर होगा। ये भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा, उसका सेंटर होगा। ये भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ये उसका सेंटर होगा। ठीक है, और ये इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन जाते वक्त आपको क्या लगता है कि बस सीधा चला जाएगा, कि हर एटम से वो टकराएगा भी? ठीक है, तो वो हर एटम से टकराएगा। और होता ये है ना कि टकराने के बाद वो हो सकता है इधर मूव करे, इधर मूव करे, ऐसे करके वो एक मोशन करता है। ठीक है, जिग जैग मोशन, एक्चुअली इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। मतलब आप देख रहे हैं ओवरऑल वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है इसी तरीके से टकरा टकरा के। इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। हालांकि ये गैस पार्टिकल्स के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये जिग जैग मोशन आप बोल सकते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम से ही पता चल रहा है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं थे और कहीं और पहुंच गए, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड दिस, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब धक्का देना, पुश। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन है द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी
with which electron get drifted toward negative end, positive end of the conductor. Okay, पहला वर्ड, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी. ओके, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, वो किधर ड्रिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड पॉजिटिव इंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, ऑब्वियसली वो उधर जाएगा जिधर पॉजिटिव इंड होगा. अब यहाँ पे देखिए एक गलती मैंने कर दी, पॉजिटिव इधर बना दिया है, ठीक है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ मैं इधर जा रहा है, तो थोड़ा इसको आप सुधार लीजिए, ये पॉजिटिव इंड होगा और ये नेगेटिव इंड होगा, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंड, ताकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव इंड हो जाए, और ये नेगेटिव इंड, ठीक है. लेकिन ये तो डेफिनेशन आप समझ गए कि एक एवरेज वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ, इधर गया, फिर इधर गया टकराने के बाद, फिर हो सकता है टकरा के वो पीछे चला आया, अगले मोमेंट में उधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये जिसको मैं ये जो पाथ है ना, ये पहला पाथ, यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ टकराने से जस्ट पहले कुछ फाइनल वेलोसिटी रही होगी. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी एटम से टकराया होगा, टकराने के बाद ही तो वो इधर मुड़ा, तो ये टकराने से पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमें देखनी है, और इनिशियल वेलोसिटी वो हमें देखनी है, ठीक है. और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें एक डेरिवेशन करना है, तो चलिए आइए करते हैं. देखिए बच्चों, कैलकुलेशन करने के लिए आप तो ये समझ ही गए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है. मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा मैं बड़ा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूँ. ओके, आपको मैं इजीली समझा सकूँ कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है. ओके, देखिए ये जो वायर है ना, ये है वो वायर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, गोल है वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और ये जो लेंथ है वायर की ये है एल. ओके, आपने क्या किया, यहाँ पर ऐसे करके वोल्टेज लगा दिया है. ओके, ये जो बैटरी लगाई है, ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है भी 6 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ होगा, मैंने भी वोल्ट मान लिया. ओके, मैंने भी वोल्ट मान लिया. अब देखिए बच्चों, इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. ये पहला इलेक्ट्रॉन है हमारा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, पहला इधर कहीं टकराएगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर हो सकता है इधर आ गया, फिर इधर, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, टकराते टकरा हर एटम से टकराता है और आगे बढ़ता है. तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली, इसका पाथ देखिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये पहले इलेक्ट्रॉन का पूरा पाथ है, ठीक है. बाकी इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये बात आप ध्यान रखिए कि बाकी इलेक्ट्रॉन भी, हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अब ध्यान दीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके वो पीछे गया होगा, फिर ऐसे वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके वो आगे बढ़ रहा है. सेकंड इलेक्ट्रॉन से मुझे मतलब नहीं है फिलहाल, बस मैं एक ही इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करता हूँ. ओके, तो देखिए बच्चों, जब हमने ये बैटरी नहीं लगाई थी, तो बताइए सारा का सारा इसमें करंट फ्लो कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था. क्यों नहीं कर रहा था, सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाता था, वो सारे इलेक्ट्रॉन एकदम रैंडम इधर उधर जा रहे थे, तो नेट फ्लो जो हो रहा था ना, इधर हो ही नहीं रहा था. अभी बैटरी लगाने के बाद ओवरऑल फ्लो इलेक्ट्रॉन का राइट में है, लेकिन उससे पहले राइट में नहीं था. मतलब मैं अगर बोलूं कि बिफोर अगर मैं देखूं, तो हो सकता है पहला इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी u1, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2, तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी थी u3 वेलोसिटी, इनिशियल थी ये वोल्टेज लगाने से पहले. और ऐसे करते करते वहाँ पर n इलेक्ट्रॉन थे, और मुझे ये भी पता है कि उस समय
जो नेट फ्लो था वो था 0, मतलब राइट में कोई फ्लो हो ही नहीं रहा था। ओवरऑल अगर मैं फ्लो देखूँ ना तो राइट में कोई भी फ्लो नहीं था। ठीक है, ये पहले की कहानी है, मतलब वोल्टेज लगाने से पहले की कहानी है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूँ बच्चों, इन सब का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो ये जो यू एवरेज है, या फिर यू ए भी लिख दो या यू बार लिख दो, ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। यही होता है एवरेज, नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, यही तो होता है एवरेज, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और क्योंकि उस समय कोई नेट वेलोसिटी थी ही नहीं राइट में, मतलब ये 0 थी। ओके, ये मेरी जो एवरेज वेलोसिटी थी शुरुआत की, या इनिशियल वेलोसिटी जो मैं बोलूँ, ये मेरी 0 थी। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे, आप मुझको बताइए, इस एंड को मैं यहाँ ऐसे बना देता हूँ, और ये वाला एंड जो है पॉजिटिव एंड, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, और इसके बीच में हमारा ये इलेक्ट्रॉन हीरो जो है इस तरीके से ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा, देखो भाई ये जो एंड है इसकी लेंथ कितना है, एल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी है, तो बता सकते हो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर पूरा का पूरा एंड पॉजिटिव चार्ज है। आप इलेक्ट्रोस्टैट में अभी अभी पढ़ के आए हैं, आपने इस तरीके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होते ज़रूर देखा होगा। ओके, पॉजिटिव प्लेट या फिर थिन शीट से इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, ये एंड, इस एंड और इस एंड के बीच में, अगर लेंथ इतना है, वोल्टेज इतना है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर होता है। ठीक है, ये छोटा वोल्टेज का डिफरेंस और छोटा डिस्टेंस। अगर बड़ा वोल्टेज का डिफरेंस लूँ, यहाँ जो डिफरेंस है वोल्टेज का क्या है, बी है, और लेंथ कितना है, लेंथ हमारा एल है। ध्यान दीजिए, मैं नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बस मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर अभी मैं लेने जा रहा हूँ, आपको याद दिला दिया मैंने कि आपने ये फार्मूला पढ़ा था, वही चीज़ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ से मैं देखूँ तो ये तो भैया V बाई एल जो होगा ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये तो हो गया कि भैया बिफोर वोल्टेज लगाने से पहले था, और ये तो खैर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस हमें पता चल गया। अब आते हैं, हमने वोल्टेज लगा दिया, अब हमने वोल्टेज लगा दिया है, अब वोल्टेज लग चुका है। तो वोल्टेज लग चुका है बच्चों, तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरीके से उस पर एक, मतलब उस पर एक एनर्जी आ जाएगी, ये पॉजिटिव एंड जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि जाते वक्त इसी से टकराएगा, फिर पाथ बदलेगा, फिर टकराएगा, फिर पाथ बदलेगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो ये पहला टकराव, ये जो फर्स्ट जहाँ से उसने शुरू किया ना, और ये फर्स्ट कोलिजन, या मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट कोलिजन और ये सेकंड कोलिजन, इसके बीच में वो क्या कहीं से टकराया, नहीं टकराया किसी से, मतलब बिल्कुल मस्त था, उस समय कोई टकराव नहीं हुआ। तो आपको तो पता है, अगर आपने एक लड़ाई लड़ी, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो एक लड़ाई लड़ते थे और दूसरी लड़ाई फिर बाद में लड़ते थे, तो उसके बीच में क्या करते थे, वो रिलैक्स करते थे, आराम करते थे। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है कि एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो उसका टाइम स्पैन होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टाउ से डिनोट करेंगे, टाउ। ठीक है, ये टाउ है, ग्रीक अल्फाबेट है टाउ, इसे टाउ बोला जाता है। क्योंकि ये पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम इसे टाउ 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन की अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं बच्चों, देखिए फाइनल वेलोसिटी तो बाद में देखेंगे, उससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एक इक्वेशन मिल चुका है, दूसरा मिल चुका है, बहुत सारे इक्वेशन आपको निकालने पड़ेंगे तब जाके आपका काम बनेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि सोचिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, तो वो है माइनस ऑफ ई, 1.6 इंटू 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन को मैं ले रहा हूँ। अच्छा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो। ओके,
तो अगर कोई पूछे कि बताओ तो भाई फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, हमें तो पता चल गया कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो चुकी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप पिछले इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो ये तो भैया QE होता है। और Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू है हमारी E। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी QE मिल जाएगी। ओके, ये हमारा बच्चों बनने जा रहा है थर्ड इक्वेशन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना लगने की वजह से ही इधर भाग रहा है पागल की तरह, ठीक है, राइट में जो भाग रहा है, ठीक है, तो ये इतना फोर्स लगने की वजह से भाग रहा है। अब चौथी चीज़ है, तो अगर इस पर इतना फोर्स लगा तो जाहिर सी बात है जहाँ फोर्स लगती है वहाँ तो एक्सेलरेशन भी आता है। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी उसकी, तो एक्सेलरेशन तो हो जाएगी फोर्स बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ME। फोर्स कितनी लगी, E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ME लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, ME नहीं लिखता हूँ मैं। ओके, समझ जाएगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। ये बच्चों ये बनी हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि एक पहले कोलिजन, ओके, और दूसरे कोलिजन, इसके बीच का जो टाइम का गैप है उसे हम टाउ से डिनोट करेंगे, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो अब मैं पूछूं बताओ तो भाई, शुरू की तो वेलोसिटी हमें पता है, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी u1, ठीक है, पता है हमें। उस पर एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया, वो क्या अभी निकाला, E कैपिटल E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी निकाल लिया हमें। और हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे करके जिग जैग मोशन से ऐसे करके आगे बढ़ रहा था पॉजिटिव एंड की तरफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक कोलिजन और ये दूसरे कोलिजन, ठीक है, ये मान लेते हम फर्स्ट और ये सेकेंड, इसके बीच का जो टाइम स्पेन था हमने टाउ माना। तो टाइम स्पेन क्या है, टाउ1। क्यों, क्योंकि हमें पहले इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा, तीसरा भी होगा, उसके लिए भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है ना, तो सारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, और सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी सेम होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। ये नीट में या जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं वो, कि एक कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका एक्सेलरेशन सबका सेम होता है, सबका डिफरेंट होता है, डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन, ऐसा करके कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि चलो भाई पहला का तुम वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल वेलोसिटी तो आपने तो पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस टी, याद कीजिए न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने तो ये पढ़ा था, तो यही हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले वाले के लिए अप्लाई करेंगे तो 1 लिखेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन प्लस उसका टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम सेकंड वाले के लिए लिखें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन और उसका टाइम। थर्ड वाले के लिए लिखें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन सबका सेम है, उसका टाइम, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते हम nth इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन और उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपको मिल गया ना, इसको ध्यान में रखिए, इसको बस पकड़ के रखिए, होल्ड इट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोला था, वो बोला था ना अभी अभी मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी था क्या, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ नहीं था, इट वाज एन एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी मतलब हमें इसी का एवरेज निकालना है, ये जो है ना इन सब का एवरेज निकालना है, ये पूरा इनका हमको एवरेज निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं एवरेज। यही जो होगा एवरेज कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन vn डिवाइडेड बाई n। ओके, अच्छे से इसको करते हैं। vd इज इक्वल टू v1 का वैल्यू रख देते हैं, ये होगा u1 प्लस एटाउ1, v2 का वैल्यू रखते हैं u2 प्लस एटाउ2, v3 का वैल्यू रखते हैं u3 प्लस एटाउ3, एंड सो ऑन, चलते 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 चलते
रास्ते में कोई मिल गई, UN प्लस A टाउ N, कोई मिला मिली इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई करनी है। मुसाफिर तो आते जाते रहेंगे, आपका ज्ञान आपके साथ जाने वाला है, समझिए। आपका जो नॉलेज है ना, ये कोई नहीं ले जा सकता। तो यहाँ से U1, देखिए मैं सारे U1 को अलग कर लेता हूँ, ये U1, U2, ये 3 एंड U, सबको मैं अलग कर लेता हूँ, U1 प्लस U2 सो ऑन UN तक, और फिर उसको मैं n से डिवाइड भी कर देता हूँ। जैसे देखिए आपके पास a प्लस बी बाई 2 है, अगर या a प्लस बी बाई एन है, तो आप इसको a बाई एन प्लस बी बाई एन तो लिख ही सकते हैं, अलग अलग कर दिया आपने। वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये सेपरेट करने के बाद मैं इसको n से डिवाइड कर देता हूँ। उसी तरह a टाउ 1, a टाउ 2, a टाउ 3, a टाउ n, इसको भी मैं अलग करता हूँ। और देखिए बड़े ध्यान से देखिए, इन सब में एक कॉमन भी आ जाएगा, इतना तो बच्चे आप हैं नहीं जो समझ नहीं पाए। उसके बाद मैं ए को कॉमन भी ले लूँगा, डॉट 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 टाउ n, और फिर ये भी अलग होकर के डिवाइड हो जाएगा n से। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों आप ज़रा याद कीजिए, ज़रा याद करो कुर्बानी, ये जो चीज़ था ये क्या था, ये तो भैया 0 के बराबर था। अगर आपको याद हो तो देखिए, शुरुआत में कोई नेट फ्लो नहीं था राइट में, ये 0 के बराबर था। देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा जो इक्वेशन 1 है ना, देख लीजिए ये हमारा 0 के बराबर था। क्यों? क्योंकि शुरू में कोई भी नेट फ्लो राइट में था ही नहीं, जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी, इसलिए ये टर्म तो गया भाई, ये जो टर्म है ना ये गया काम से, ये हो गया 0। एक्सेलरेशन को रहने देंगे, और ये जो सारे के सारे रिलैक्सेशन टाइम है ना, ये सारे के सारे रिलैक्सेशन टाइम, इसका एवरेज, ये तो एवरेज है, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 सब तो एवरेज हो गया ना, तो इसको हम एक नया नाम दे देंगे, बोलेंगे चलो भैया तुम हो टाउ एवरेज, समझ गए, टाउ एवरेज बोल देंगे इसको। अच्छा, मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम एवरेज भी ना लगाएं, हम बोल देंगे कि यही है भैया एवरेज, ये जो है ना यही एवरेज है, तो आपको याद रखने में अच्छी होगी, आसानी होगी। तो हमारे पास VD का एक एक्सप्रेशन आता है, वो आता है ए टाउ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ये आता है ए टाउ। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये जो VD है, याद कीजिए एक्सेलरेशन क्या था, इसीलिए तो हम सारे के सारे, एक्सेलरेशन क्या था हमारा, एक्सेलरेशन था स्मॉल ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे स्मॉल ई कैपिटल ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा टाउ, ये तो बेचारा इधर नज़र आएगा किनारे में, ये है हमारा एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, ये है हमारा एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर इसमें आगे और भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं, जैसे स्मॉल ई तो रहेगा ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए हमने क्या निकाला था, अगर आप पिछली स्लाइड में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यहाँ पे देखिए ये V बाई एल इज इक्वल टू ई, तो हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर इसे पुट कर सकते हैं, V बाई एल, ई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, V बाई एल पुट कर दिया, ई की जगह हमने ये पुट किया है, टाउ तो रहेगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। हालांकि आपका जो मेन एक्सप्रेशन रहेगा ना यही रहने वाला है, ये है आपका मेन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। नीट में तो डायरेक्टली ये आ जाता है, मतलब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सीधा आप सिंपल वो फार्मूला ही पूछ देंगे। ठीक है, जेईई मेंस में इसका कुछ एप्लीकेशन आ सकता है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या और कर सकते हैं।
हाँ तो बच्चों देखिए, ये हम फाइनल निकाल चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देख लिया, ठीक है, वी हैव डन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिटवीन होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब जो हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, तो ये हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों, अभी अभी देखिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें जानना है। हमें पता है कि करंट क्या होता है। तो करंट होता है भैया चार्ज पर यूनिट टाइम। ये अगर मेरा वायर है, ये छोटा सा वायर जिसे मैंने अभी अभी लिया था, और इस वायर का जो लेंथ है वो था L। एक इलेक्ट्रॉन जो इस एंड से शुरू करता है, और मैं मानता हूं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी vd है। अच्छा, ये यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज दैट एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ये था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वो एवरेज वेलोसिटी ही मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये जंक्शन है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही तो वेलोसिटी होती है जिससे कि मान लेता हूँ कि ये इस यहाँ से यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल के पहुँच गई है। ये वही वेलोसिटी है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप अभी तक नहीं समझे तो फिर थोड़ा आपको और टाइम देना पड़ेगा कि ये वो वेलोसिटी है। मैं ये एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि अब ये ऐसे ऐसे करके जिगजैग मोशन में आगे की बढ़ रही, नहीं, ख़त्म वो बात। इसी को एलिमिनेट करने के लिए तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला। ये वो वेलोसिटी जिससे मैं मान रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है और एल लेंथ के कंडक्टर को क्रॉस कर ले रही है। तो मैं बोलूँगा भैया एल लेंथ जा रही है और इसके पास वेलोसिटी है vd। तो बताओ तो भैया, इसका कोई कार होती तो कार के पास वेलोसिटी इतनी थी, इतनी दूरी वो चली, इतना डिस्टेंस गई, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते। ये तो वो एवरेज वेलोसिटी है ना। एवरेज वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। एवरेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इंडिया में एवरेज हाइट 5.5 इंच है। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं? 5.5 इंच कांस्टेंट हो गया। सबकी हाइट हमने 5.5 ही मान ली। ये कांस्टेंट हर इंसान के लिए बराबर मान ली। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो मैं पूछूंगा कि यहाँ से यहाँ बता दो भाई, पहुँचने में कितना टाइम लगेगा इसको। तो आप तो वो तुरंत बोलेंगे कि वो वाला आपका फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से आप टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी डिस्टेंस बाई वेलोसिटी करके आराम से निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना है हमारा? एल है। वेलोसिटी कितना है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही हमारी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। तो पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो इलेक्ट्रॉन, एक इकलौता इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगा ना, वो लगा L/vd। ठीक है, ये जो वो टाइम लगा, तो ये टाइम लगा L/vd। ये हमारा एक्सप्रेशन 1, ये हमारा एक्सप्रेशन 2। बहुत ध्यान से। तो हमें टाइम तो भैया मिल चुका है। क्यू का थोड़ा देख लेते हैं, क्यू कैसे मिलेगा। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। मैं ये एज्यूम करने जा रहा हूँ ना कि ये जो हमारा ये जो वायर है ना, जिसका लेंथ L है, आपको पता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या माना था? A मान लिया था, और इसका लेंथ तो L है। मैं ये मान रहा हूँ ना कि इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। मैं छोटा सा एक यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ ना, इतना बड़ा मैंने वॉल्यूम जब लिया तो पता चला कि उसमें मुझे, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर मैं लेता हूँ तो पता चला मुझे उसमें n इलेक्ट्रॉन मुझे मिले। 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन मिला। तो आप बता सकते हैं इसकी वॉल्यूम क्या होगी? ये जो पूरा का पूरा शेप है, कैसा है? सिलेंडर का शेप है, ऐसा शेप है सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल शेप में है। ये एरिया A है और ये लेंथ L है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए वॉल्यूम निकालने का तरीका। आप सबको पता है कि ये क्यूब है।
और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। अच्छा, क्यूब के ये सरफेस का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। अच्छा, ये लेंथ कितना होता है, ए होता है। और इस तरफ जो सरफेस है उसका भी एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ जो सरफेस है वो बराबर है, ए स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर इधर भी, मतलब यूनिफॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे ए एरिया इधर भी है और ए एरिया जो है ये वाला भी है, तो ए एरिया तो दोनों तरफ है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफ का एरिया लिया गया और उसको बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया तो आपको वॉल्यूम मिल गया। याद कीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा हाइट एच होता है ना, ये जो एरिया है ये तो सर्कल है, ये तो सर्कल है ना, आर रेडियस का सर्कल था, तो आर रेडियस का सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हाइट को हमने इस पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया जैसे ही, तो हमें पाई आर स्क्वायर एच मिल गया, मतलब इसका वॉल्यूम मिल गया। तो यही है जनरल वॉल्यूम जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है। अच्छा बताइए, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए ही है। लेंथ कितना है भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो एल है। मतलब इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो ये वाला है, ये है वॉल्यूम। आई होप आप समझ गए होंगे वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 मीटर क्यूब में भाई n इलेक्ट्रॉन है तो 2 मीटर क्यूब में कितना होगा, 2 × n। 3 मीटर क्यूब में कितना होगा, 3 × n। 4 मीटर क्यूब में कितना होगा, 4 × n। तो फिर बताओ भाई v मीटर क्यूब में कितना होगा, तो आप बोलेंगे v × n होगा। ओके, v × n इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा a × l और n। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन है उस वॉल्यूम में, इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, आप समझ गए होंगे इतने इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये ई नेगेटिव। ये ई नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, सिंपल। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ इतनी चार्ज होती है। अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर ई चार्ज होती है तो इतने इतने इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होगी, दिस इंटू ई, यही होगी ना, दिस इंटू ई। आप समझते जाइए, बस आप कहानी की तरह इसको समझते जाइए, ठीक है। तो पहले तो हमने वॉल्यूम निकाला, हमें पता था कि भाई 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने मिलेंगे, तो सीधा ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हमें ये मिल गया। अब मुझे पता था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई, तो इतने इतने इलेक्ट्रॉन के पीछे, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर ही तो है जो हमने कैलकुलेट किया है, इतने इतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो वो हो जाएगा, जो चार्ज होगा वो होगा a × l n e। मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको टोटल चार्ज मिल गया। बस बच्चों, ये जो चार्ज मिल गया ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं इसको, ये जो चार्ज मिला ना आपको, सीधा इस चार्ज को उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये जो टाइम मिला ना, इस टाइम को उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब दोनों को आप पुट कर देंगे, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप अपना इसको सीक्वेंशियली लिख लीजिएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे ALNE डिवाइडेड बाय L/VD। L से L कैंसिल आउट हो गया और VD ऊपर चला जाएगा, तो VD जैसे ही ऊपर जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। वीडियो रिवाइंड करके अगर फोटो बनाना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ANEVD। तो I = क्या मिल गया, ANEVD, यही है I। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा यहाँ
और ये करंट हमारा यहाँ, ये है रिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे, ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अगर कोई डाउट है आपको समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उससे क्लियर करूँगा, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा दूँगा, ठीक है। ओके, तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। वेट अ मिनट। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मोबिलिटी, ठीक है। अब मोबिलिटी क्या होता है, देखिए ये मोबिलिटी हम नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद ओम्स लॉ है। एक्चुअली अगर ज़्यादा टाइम निकल जाता है तो आज हम इसको कवर नहीं करेंगे। ओके, हम सीधा चलिए अब करते हैं मोबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है मोबिलिटी बना मोबाइल वर्ड से। मोबाइल वर्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, एक यहाँ पे मुझे लगता है गड़बड़ मैंने ये कर दी है। ओके ओके, एक्चुअली यहाँ पे मेरा जो है इमेज आ रहा है। ओके, तो यहाँ मैंने जहाँ जहाँ कॉर्नर में लिख दिया है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं भूल गया, वहाँ पे मेरा इमेज आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोबिलिटी। तो नाम से पता चल रहा है मोबिलिटी मतलब कितना मोबाइल होगा, कितना मोबाइल होगा। मोबाइल मतलब वो कितना फ्लूइड होगा, कितना इजीली वो फ्लो कर पाएगा, इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। ओके, तो मोबिलिटी जो सिंपल होता है वो होता है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है और ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब देखिए बच्चों, ये आपने कंडक्टर है, ये आपका मान लो तो है कंडक्टर है, ठीक है। इसको आपने इधर कनेक्ट कर दिया नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ओके, तो ये तो पूरा का पूरा एंड बन गया पॉजिटिव। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखूं तो यहाँ से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी कि नहीं। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी इधर, बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से इधर भागने वाला है। एक जो एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। तो अगर आप 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी आएगी। अगर आप इसको 5 गुना कर दें, समझ लीजिए 5 न्यूटन पर कूलम कर दें, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। तो ये जो फ्लो करने की उसकी टेंडेंसी है यही कहलाती है मोबिलिटी। इसको कितनी वेलोसिटी मिलेगी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसा बोलते हैं ना मीटर पर सेकेंड, अरे भाई कितना मीटर हम चले एक सेकेंड में। अगर हम एक सेकंड में ज़्यादा मीटर चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा कहलाती है। अगर ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ही इसको 5 की वेलोसिटी मिल रही है और कोई दूसरा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और वहाँ पे आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा दी है लेकिन उसको 15 की वेलोसिटी मिल गई, मतलब मोबिलिटी उस सेकंड वाले में ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप। तो मोबिलिटी मतलब सिंपल वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी बता रहा है, मतलब कंडक्टर अच्छा है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है। तो इसको बोलते हैं, डेफिनेशन है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने अभी भी क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, और अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सेम, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज टाउ डिवाइडेड बाई एम, यही है मोबिलिटी। ओके, तो मोबिलिटी जो होती है, आई होप आप समझ गए होंगे, मोबिलिटी कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मोबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, ठीक है। मोबिलिटी की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो थोड़ी सी अटपटी होती है, कहने का मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं है। ये होती है मीटर स्क्वायर। देखिए एसआई यूनिट जो मोबिलिटी की होती है ये आ सकता है आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ये होती है मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड पर वोल्ट। कैसे? देखिए मैंने क्या बोला, मोबिलिटी जो होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं उसे V/L। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता था, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, ये था dV/dr। ओके, तो यहाँ से V जो है इसको मैंने वोल्टेज लिख दिया, R जो है ये हमारा लेंथ बन गया था, ये पूरा जो हमारा लेंथ था कंडक्टर का लेंथ, और हमने जो वोल्टेज लगा रखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को इस लेंथ को ही तो पार करना था, इतना वोल्टेज मिलने पर उसे इस लेंथ को पार करना था, और वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। खैर, तो हम यहाँ ये वैल्यू रखने जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली ये मीटर पर सेकेंड में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली ये वोल्ट पर मीटर में होगी। ठीक है, क्योंकि V/L है ना, तो ये इसका हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा मीटर। ओके, ये दोनों हमने यहाँ रख दिया। अब मीटर ऊपर रह जाएगा, ये मीटर भी ऊपर चला जाएगा, और सेकेंड नीचे आ जाएगा, और वोल्ट, तो अगर इसको आप कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। यही है इसकी SI यूनिट। ओके, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है ओम्स लॉ। देखिए बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ तो सबको पता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई करंट। आप मतलब ज़्यादा वोल्टेज लगाइएगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ ओम्स लॉ आप नॉर्मल वाला ओम्स लॉ 10th क्लास में जो पढ़ा था वो तो थोड़ा सा पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिड्यूस करना है ओम्स लॉ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओम्स लॉ मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्या था ओम्स लॉ? हमारे जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बोल दिया था कि देखो जी, ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे ना तो ज़्यादा करंट मिल जाएगा, मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ से भाई हमने हटा दिया था प्रोपोर्शनलिटी, एक कांस्टेंट आ गया था, यही कांस्टेंट हमारा फेमस रेजिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, आप याद कीजिए, अगर आप वोल्टेज इनटू करंट का अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ से R क्या होता है, R होता है V/I। मतलब अगर यहाँ पर आपने कोई ये जो पॉइंट होगा, देखिए ये कुछ करंट की वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ से आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, मतलब ये जो लेंथ होगी ये होगी V। अरे अगर ये लेंथ V है तो भैया ये लेंथ भी तो V ही होगी ना, तो ये लेंथ भी हमारी V है ये, और ये लेंथ तो खुद ब खुद I है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब बताइए ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करूँ तो ये एंगल थीटा मुझे मिल जाएगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा V/I। लेकिन भाई V/I तो R है, तो R की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। कहने का मतलब कि ये जो टेन थीटा है ना, ये रेजिस्टेंस है। नीट पे ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बार 2022 में ही क्वेश्चन आया है नीट पे। इस पे कैसे करके दो ग्राफ दे दिया गया था। ठीक है, ऐसा करके एक ग्राफ ऐसा एक ग्राफ ऐसा, और ये एंगल दिया हुआ था, और फिर रेजिस्टेंस का रेशियो निकालने को बोला था। तो सिंपल 10 का थीटा ले लेते तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाता, ये फार्मूला। ठीक है, 10 का थीटा ले लेने पर रेजिस्टेंस मिल जाता, और बस दोनों का रेशियो निकाल देना था। आंसर कुछ √2 समथिंग था। खैर हमारा कंसर्न वो नहीं है, ओम्स लॉ आपको याद दिला रहा हूँ मैं कि ओम्स लॉ ऐसा हुआ करता था। ठीक है, ओके, तो ये था ओम्स लॉ। ठीक है, हमें जो देखना है ना बच्चों, हमें देखना है ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। ओके, ओम्स लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है, या कैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, एक्चुअली यहाँ मैं बार बार एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे लिखना नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मुझे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। ठीक है, इसलिए चलिए तो ये एरिया मैं खाली ही छोड़ देता हूँ, ये एरिया में मुझे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है डिड्यूस ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट
वेलोसिटी। ओके, देखिए बच्चों, आपने क्या पढ़ा, आपने अभी अभी मैंने पूरा का पूरा लेक्चर में बोल के निकल गया हूँ, भौंक भौंक के मेरी हालत ख़राब है। तो ये जो VD होती है ना, अभी अभी आपने पढ़ा कि वो कुछ इस तरीके की होती थी, स्मॉल ए कैपिटल E बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में टाउ फ्री में रहता था। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी तो देखा कि भैया अगर ये हमारा कंडक्टर है और इसमें हमने कुछ वोल्टेज लगा रखा है भाई, अगर इसका लेंथ L है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गई है, वोल्टेज हमने भी लगाया हुआ है। वेट ए मिनट, ये क्या हो रहा है, वोल्टेज हमने भी लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो भाई भी वोल्टेज बाई ये लेंथ हो जाएगा ना। अच्छा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट कर दिया हमने। जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया तो हमें VT का एक नया एक्सप्रेशन मिल गया, E/V/L, मास तो पहले से रहेगा, और ये टाउ हमारा प्यारा प्यारा टाउ, ताऊ नहीं टाउ, वैसे ताऊ हमारे प्यारे होते हैं लेकिन फिलहाल ये टाउ है। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन 2। अच्छा, अभी अभी आपने करंट डेंसिटी मतलब करंट के बारे में पढ़ा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। तो करंट जो होता था बच्चों, ये तो होता था G, तो शायद आपने करंट डेंसिटी नहीं पढ़ा था, सॉरी ANEVD, ANEVD याद कीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद करते जाइए। ANEVD, आई क्या होता है ANEVD, ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना है। अभी अभी आपने VD क्या पढ़ा, ये देखिए, स्मॉल E कैपिटल V टाउ M/L, इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, क्या पढ़ा आपने VD अभी, मैंने क्या निकाला, स्मॉल E कैपिटल V टाउ L और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो A तो रहेगा हमारा, N भी रहेगा, E भी रहेगा, और ये E/V टाउ डिवाइडेड बाय मास इंटू L, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा I के बराबर है, मैं I को यहीं रहने देता हूँ। ये हमारा जो हीरो भी है ना, देखिए ओम्स लॉ में हमारा हीरो कौन था, I था और V था, दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी है, देश की सुरक्षा का सवाल है। E देखिए, E मल्टीप्लाई होके E² बन जाएगा, टाउ को रहने देते हैं, हमारे प्यारे प्यारे टाउ, और ये M और ये L हो जाएगा, V बाहर, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है क्या, नहीं, कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखें, ओके, तो ओम्स लॉ क्या बोलता था, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था V=IR, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, V को यहीं रहने देता हूँ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दूंगा, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, तो हमारे पास I इधर रहेगा, M/L मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लेंथ ऑफ द वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम E² है, और टाउ है रिलैक्सेशन, एवरेज टाइम है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो बच्चों हम इसे बोल सकते हैं, इसे हम आराम से रेजिस्टेंस का नाम दे देंगे इस पूरे को, और ये तो देखिए बन गया ना, V=IR, हो गया है, डिड्यूस हो गया ओम्स लॉ। फिर आपको क्या करना है, बोल देना वेयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ऑफ द वायर, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E² टाउ, ये हमारा रेजिस्टेंस है उस वायर का। मतलब कम इलेक्ट्रॉन होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये सबको पता है। आपको ये भी पता है कि अगर आप लेंथ बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये भी आपने पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था कि नहीं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये सब आपने पढ़ा था, और सब यहाँ हमें नज़र भी आ रहा है। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, सेटिस्फाई हो गया ये, ठीक है। तो हमने डिड्यूस कर लिया ओम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था बच्चों डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं बच्चों, वो है, देख लेते हैं क्या है, करंट डेंसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके बाकी टॉपिक कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। करंट डेंसिटी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है एंड आई हैव गॉट एन हेडेक, मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। नाम से पता चल रहा है बच्चों, करंट डेंसिटी। देखिए बच्चों, तो करंट डेंसिटी, देखिए अगर मास डेंसिटी की बात की जाती थी तो आप बोलते थे कि डेंसिटी ऑफ मास बाय वॉल्यूम होता है, ये तो मास की डेंसिटी होती थी, मास बाय वॉल्यूम। करंट की डेंसिटी हो ना, तो करंट जो है वो एरिया में कितना फ्लो कर रहा है। जैसे समझिए वायर है ना, मान लेते हैं, चलो भैया इसका जो एरिया है ना वो है 2 मीटर स्क्वायर, मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा है लेकिन मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर। और इस पूरे वायर में जो करंट फ्लो कर रही है ना, मान लेते हैं चलो भैया 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो कोई पूछेगा कि अरे बाप, 2 मीटर स्क्वायर में अगर 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना करेगा बताओ तो आप बोलिएगा 5 एम्पियर। तो आप बोलिएगा 5 एम्पियर कर रहा है पर मीटर स्क्वायर, यही बोलिएगा ना, यही बोलिएगा। अच्छा सेकंड केस एज्यूम कीजिए, सेकंड केस में मैं बोलता हूँ कि एरिया इस बार जो है ना हमने 4 मीटर स्क्वायर कर दिया है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो 50 एम्पियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा है 50 एम्पियर, एज्यूम कर लेते हैं चलिए। तो मैं बोलूँगा चलो भाई बताओ तो, अगर 4 मीटर स्क्वायर में 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना, बताओ तो, बताओ, एक बाप के हो तो बताओ। तो फिर क्या करना है, आप डिवाइड कीजिएगा, आप तो एक बाप के हैं तो आप डिवाइड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 12.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ 12.5 12.5 फ्लो कर रहा है और यहाँ 1 मीटर में मात्र 5 एम्पियर। तो डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली इस केस में ज़्यादा है, ये ब्लैक वाला। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो करंट डेंसिटी कुछ नहीं होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया को ही करंट डेंसिटी बोलते हैं। ओके, वेट अ मिनट, और इसे हम जे से डिनोट करते हैं। तो ये होता है करंट पर यूनिट एरिया फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो अब बताइए, इसका अगर करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट निकालने को बोलेगा तो आप कैसे निकालिएगा, अरे भैया इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही है इसका ऐसा यूनिट। ओके, तो करंट डेंसिटी ये होता है। अब अगर करंट डेंसिटी, आपको तो पता है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन अगर कोई पूछे, बहुत आसान है। आई आपने अभी अभी क्या निकाला था, अभी अभी जो आई आपने पढ़ा ना, आपको नहीं याद होगा, लेक्चर रिवाइंड कर लीजिए। ये था ANEVD, मतलब ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई था एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और ये था उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। तो वैल्यू सीधा यहाँ पुट कीजिए ना, सोच क्या रहे हैं, ANEVD डिवाइडेड बाई ए कट गया भैया, तो करंट डेंसिटी जो है हमें मिला NEVD। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये एग्जाम में आ सकता है, पूछा भी जा सकता है, नीट जैसे एग्जाम में तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ANEVD, तो ये है रिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं इतना टाइम है कि नहीं, देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए बच्चों, काफ़ी टाइम हो रहा है, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो ज़्यादा अब कुछ नहीं बचा इस लेक्चर का, हमें जितना करना था उसमें हमें अब जो बचा हुआ है वो कंडक्टेंस, करंट डेंसिटी तक तो हम देख ही चुके हैं। ओके, करंट डेंसिटी का हमने देख लिया, तो यहाँ तक हमने देख लिया है। ठीक है, अब ये बच रहा है कंडक्टेंस से लेके नीचे ये पूरा, ये हम कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। इनफैक्ट कुछ और भी हम इसमें ऐड करेंगे कल वाला लेक्चर, क्योंकि कल वाला लेक्चर भी 1 घंटे का होगा, तो उसमें भी हम ऐड करेंगे लेक्चर 2 में। ये तो लेक्चर 1 था, और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, करते हैं।
और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।